हेलो एवरीवन। साइंस की पीवाईक्यू सीरीज़ में अभी तक अपन कर चुके हैं 2013 से 2018 तक के क्वेश्चन। आज करेंगे अपन 2019 का साइंस की क्वेश्चंस का पार्ट और जल्द ही ये कंप्लीट करने वाले हैं सीरीज़ यार, क्योंकि अप्रैल में जहाँ तक हो उसके सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश है कि सारी की सारी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। बट देखते हैं क्या रहता है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, या फिर पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो भाई इसका यूज़ किया जाता है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। देखो इसमें होता क्या है, पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक ये एक जलवायु इंजीनियरिंग तकनीक है। पक्षाभ मेघ अन्य बादलों की तरह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर धरातल पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः इन बादलों को पतला करके इनकी सूर्य किरणों को अवशोषित करने की क्षमता को कम किया जा सकता है। समताप मंडल एरासोल इंजेक्शन, समताप मंडल में सल्फर एरासोल का मिश्रण इंजेक्शन करने से सूर्य किरणों को परावर्तित करने की क्षमता बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर तापमान कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कैसे ज्वालामुखी फटने के पश्चात उस क्षेत्र का तापमान नीचे गिर जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले अकार्बनिक कण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड धूप के खिलाफ प्रवर्तक बाधा के रूप में काम करते हैं। कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग, इसके लिए सिल्वर आयोडाइड एरासोल को बादलों के ऊपरी भागों में वायुयान से छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड बादलों में छिड़काव किया जाता है, फिर वो बारिश को जनरेट करते हैं अटैच होकर। ये देखो यहाँ पे दे रखी है इसकी पूरी प्रोसेस। ये देखो, सिल्वर आयोडाइड रिलीज्ड बाय अ प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर। फिर उसके बाद सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स रीच टू द टारगेटेड क्लाउड, देन सिल्वर आयोडाइड एड्स in the formation of ice crystal. Now too heavy to remain in the air, the ice crystals then fall, often melting on their way down from rain. ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो भाई किसके संदर्भ में किया गया है, दुर्लभ या रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण करने में, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी में, या हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल में, या अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में। तो यह अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में पढ़ते हैं इसके बारे में। प्लाज्मा गैसीकरण यह अपशिष्टों को रिसाइकिल करने के योग्य वस्तुओं को अलग करने के लिए संसाधित करती है तथा कार्बन आधारित सामग्री को ईंधन में परिवर्तित करती है। प्लाज्मा के गैसीकरण एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। इसमें अंतिम चरण में ईंधन उत्पादन से लेकर विभिन्न सह उत्पाद रसायन, पॉलीमर इत्यादि प्राप्त होते हैं। ताप अपघटन, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या नियंत्रित उपस्थिति में अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है, जिससे ईंधन, टॉर, एसीटोन, चारकोल आदि का उत्पादन होता है। अन्य वेस्ट टू एनर्जी तकनीक जैसे टॉरिफिकेशन, भस्मीकरण, पॉलीक्रैक तकनीक, मास बर्न सिस्टम, इनके बारे में भी भाई पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। क्या ये बात है, सही है? भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। और पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। ये स्टेटमेंट सही है? पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र ही नहीं है, पता नहीं। और देखते हैं। पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिए गए अधिकारों का एक विशेष सेट है जो एक उत्पाद या प्रक्रिया हो सकता है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का एक नया तकनीक समाधान प्रदान करता है। भारत कई आईपीआर संबंधित
सम्मेलनों का भी हस्ताक्षर करता है, जिनमें शामिल हैं बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट को नियंत्रित करता है, बुडापेस्ट संधि औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए, पेरिस कन्वेंशन। भारतीय पेटेंट 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। अधिनियम के तहत यदि आविष्कार विभिन्न मानदंडों को पूरा करता है तो पेटेंट प्रदान किए जाते हैं। यह उपन्यास होना चाहिए, इसमें आविष्कारशील कदम होने चाहिए, यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए। किस चीज़ का पेटेंट नहीं कराया जा सकता? तुच्छ आविष्कार, ऐसा आविष्कार जो सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता या जानवरों या पौधों या मनुष्यों की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। कृषि या बागवानी के तरीके, पौधे और जानवर, पारंपरिक ज्ञान और कंप्यूटर प्रोग्राम, परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार, वैज्ञानिक सिद्धांत की मात्र खोज, बौद्धिक संपदा, अपीलीय बोर्ड IPAB की स्थापना 2003 में हुई। इसका उद्देश्य कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और भौगोलिक संकेतों सहित बौद्धिक संपदा के मामलों से विशेष रूप से निपटना है। हालांकि ट्रिब्यूनल सुधार, युक्तिकरण और सेवा शर्त अध्यादेश 2021 के पारित होने के बाद IPAB को समाप्त कर दिया गया है। अतः 2019 में यह कथन गलत था। भारत में पौधों की किस्मों का संरक्षण, पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण PPV और FR अधिनियम 2001 द्वारा शासित है। अधिनियम किसानों को बीज सहित पेटेंट संरक्षित फसलों को बोने, उगाने, विनिमय करने और बेचने की अनुमति देता है और केवल उन्हें ब्रांडेड बीज के रूप में बेचने से रोकता है। इसने किसानों के लिए 3 भूमिकाओं को मान्यता दी: कृषक, प्रजनक और संरक्षक। PPVFR अधिनियम किसानों को पेटेंट किस्मों का उपयोग करने की अनुमति देता है। अतः फर्स्ट कथन जो है वो गलत है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट सही है। अनिवार्य लाइसेंसिंग, एक पेटेंट उत्पाद बनाने, उपयोग करने और बेचने या पेटेंट की सहमति के बिना एक पेटेंट प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक आवेदक को सरकार द्वारा जारी किया गया एक लाइसेंस या प्राधिकरण है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 का अध्याय 16 और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता अनिवार्य लाइसेंसिंग पर चर्चा करता है। अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए आवेदन किसी पेटेंट की सीलिंग की तारीख से 3 साल के बाद कभी भी किया जा सकता है, यदि पेटेंट किए गए आविष्कार के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है। पेटेंट आविष्कार जनता के लिए यथोचित सस्ती किस्म पर उपलब्ध नहीं है। भारत में पेटेंट आविष्कार का उपयोग नहीं किया जाता है। भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस 9 मार्च 2012 को हैदराबाद स्थित नेटको फार्मा को बायर के नेक्सावर के जेनेरिक संस्करण के उत्पादन के लिए दिया गया था। एवरग्रीन फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा अपनाए गए कानूनी और तकनीक विकल्पों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो 20 साल की निर्धारित वैधानिक समय सीमा से अधिक उत्पादन और पेटेंट दवाओं की बिक्री की अपनी विशिष्टता का विस्तार करता है। उक्त विकल्प कंपनियों को पेटेंट दवाओं से मामूली वृद्धिशील नवाचार एवं नए पेटेंट निकालकर रॉयल्टी बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन VOLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के बीच में क्या अंतर है? LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VOLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है। LTE डेटा ओनली तकनीक है और VOLTE ये वॉल्ट वॉइस ये ओनली तकनीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। LTE के तहत दूरसंचार कंपनियों का बुनियादी ढांचा केवल डेटा के प्रसारण की अनुमति देता है, जबकि वॉइस कॉल उनके पुराने 2G या 3G के नेटवर्क पर रूट की जाती। इस प्रकार LTE के तहत कोई भी कॉल के दौरान 4G डेटा सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन VOLTE मोबाइल फ़ोन और डेटा टर्मिनलों के लिए हाई स्पीड वायरलेस संचार के लिए एक मानक है। VOLTE LTE प्रोटोकॉल के लिए एक प्रौद्योगिकी अद्यतन है जो वॉइस कॉल को
पैकेज करने और LTE नेटवर्क के माध्यम से ले जाने की अनुमति देता है। इस प्रकार VoLTE के तहत कोई भी कॉल के दौरान 4G डेटा सेवाओं का उपयोग कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी AR में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं और परिवेश पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। AR जो है व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निर्ममता का अनुभव कराता है। भाई इंग्लिश में पढ़े तो शायद थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है देख लेते हैं। संवर्धित वास्तविकता AR को वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के साथ एकीकृत पाठ, ग्राफिक्स, ऑडियो या अन्य आभासी संवर्धन के रूप में सूचना के वास्तविक समय के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें किसी अनुभव को बढ़ाने के लिए दृश्य, श्रवण व अन्य संवेदी जानकारी को दुनिया पर ओवरले करना शामिल है। यह स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर विभिन्न फिल्टर संवर्धित वास्तविकता का एक उदाहरण है। कथन फर्स्ट गलत एवं कथन थर्ड सही है। आभासी वास्तविकता VR एक कंप्यूटर जनित सिमुलेशन को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे स्क्रीन के साथ विशेष चश्मे या सेंसर लगे दस्ताने का उपयोग करके कृत्रिम त्रिआयामी वातावरण में बातचीत कर सकता है। इस सिमुलेटेड कृत्रिम वातावरण में उपयोगकर्ता वास्तविकता भावना का अनुभव करने में सक्षम है। यह वास्तविक संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निर्ममता का अनुभव प्रदान करता है। कथन सेकंड गलत है लेकिन कथन फोर्थ सही है। मिश्रित वास्तविकता MR में VR और AR दोनों के तत्व होते हैं जबकि डिजिटल सामग्री AR की तरह वास्तविक दुनिया पर हावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जाते हैं। प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जाते हैं। किसी जंतु कोशिका में निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र जानवरों और पौधों की कोशिकाओं के केंद्र के अंदर स्थित धागे जैसी संरचनाएं हैं। प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन से बना है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA एक अणु होता है जिसमें जातियों की कोशिकाओं के लिए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र नहीं रचे जा सकते हैं। DNA कोशिकाओं के अंदर का अणु जिसमें जीव के विकास और कार्य के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक जानकारी होती है। DNA अणु इस जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की अनुमति देते हैं। DNA एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स में बना होता है जो प्यूरिन pyrimidine न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक साथ रखा जाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ जोड़ा जाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जोड़ा जाता है। अधिकांश DNA एक कोशिका के केंद्र के अंदर पाया जाता है। यहाँ यह गुणसूत्रों को निर्माण करता है। किसी भी DNA अनुक्रम को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है और कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत भी कराया जा सकता है। पेट्री डिश एक उथला बेलनाकार गोल कांच है, ऐसा होता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में विभिन्न सूक्ष्मजीवों या कोशिकाओं को संवर्धित करने के लिए किया जाता है। यह भंडारण स्थान प्रदान करके और उन्हें संदूषित होने से रोककर पकवान का उपयोग कोशिकाओं को संवर्धित करने के लिए किया जाता है। क्या हिंदी कर रखी है। चूँकि डिश पारदर्शी है, सूक्ष्मजीवों के विकास चरणों को स्पष्ट रूप से निरीक्षण करना आसान है। पेट्री डिश का आकार इसे माइक्रोस्कोपिक प्लेट पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना सीधे अवलोकन करने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे रखने में सक्षम बनाता है।
या पौधों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पैटेडिस में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। जीन डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें विशिष्ट आनुवंशिक जानकारी होती है। आरएनए एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। यह न्यूक्लिक एसिड मानव शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। यह आमतौर पर डीएनए अणु से प्राप्त होता है। आरएनए डीएनए के समान ही दिखता है, केवल अंतर यह है कि इसमें डीएनए के विपरीत एक एकल स्ट्रैंड होता है जिसमें केवल एक राइबोज शुगर अणु होता है, इसलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम है। आरएनए को एक एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया में मदद करता है। आरएनए में डीएनए के समान एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन नामक नाइट्रोजन आधार होते हैं, सिवाय थाइमिन के। इसे यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। तो स्टेटमेंट थर्ड सही है, बाकी गलत है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रमाणिक है। एक डिजिटल हस्ताक्षर एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण प्रदान करता है। एक डिजिटल प्रमाण पत्र एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकरण की पहचान करता है, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। प्रमाणन एक निश्चित उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं, अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और यह सुनिश्चित करने की एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है कि मूल सामग्री अपरिवर्तित है, अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। डिजिटल हस्ताक्षर आसानी से ले जाए जा सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी नकल नहीं की जा सकती। डिजिटल हस्ताक्षर और डिजिटल प्रमाण पत्र दोनों ही अलग अलग होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधेय प्रौद्योगिकी वेयरेबल टेक्नोलॉजी के संबंध में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पादन किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, किसी व्यक्ति का अवस्थान या लोकेशन निर्धारण, या किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटर, या श्रवण दोष व्यक्ति की सहायता। तो भाई ये तीनों के तीनों ही काम कर सकता है। परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी से पहनने योग्य के रूप में भी जाना जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक श्रेणी है जिसे उपसाधन के रूप में पहना जा सकता है, कपड़ों में एम्बेडेड किया जा सकता है, उपयोगकर्ता के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है क्योंकि यह अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को नोट करता है। उदाहरण के लिए स्मार्ट घड़ियाँ, ब्लूटूथ ईयरफोन, फिटनेस। इनके अनेक अनुप्रयोग हैं, जैसे संचार के साधनों में ब्लूटूथ, स्वास्थ्य, श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता, अंधे व्यक्ति की सहायता, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फिटनेस, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग जैसे कितने स्टेप्स आज चले, लोकेशन ट्रैकिंग, मनोरंजन, अन्य बहुत सारे उपयोग। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए अंतरक्षेप आरएनए इंटरफेस आरएनएआई जो प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों? यह जीन अभिव्यक्तिकरण, जीन साइलेंसिंग, रोगोपचार के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। तो भाई इसमें 1 to 4 स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। थर्ड पढ़ते हैं इसके बारे में। आरएनएआई ये काफ़ी बार आ चुकी है भाई, ध्यान रखना इसका। ये जीन साइलेंसिंग तकनीक है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का उपयोग करके लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है। एकल स्ट्रैंडेड आरएनए के माध्यम से एंटीसेंस तकनीक द्वारा समान परिणाम प्राप्त किया जाता है। आरएनएआई प्रौद्योगिकियां अब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को आधे से कम करने में सक्षम दवाओं को तैयार करने के लिए जानी जाती हैं। जीन अभिव्यक्ति के पैटर्न के कारण प्रौद्योगिकी को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स जैसे तीव्र वायरल संक्रमणों के इलाज में भी अत्यधिक लाभदायक है। निकट भविष्य में कैंसर को लक्षित करने में एंटीसेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लेवर सेवर के नाम से जाने जाने वाले
बढ़े हुए सेल्फ लाइफ के साथ टमाटर की विभिन्न किस्मों के उत्पादन में बीटी, कपास और अन्य आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के हो रहे विरोध को देखते हुए भारतीय संदर्भ में RNAi व्यापक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। यह प्रेक्षण का क्या महत्व है? हिग्स बोसोन कणों का अभिज्ञान हुआ या फिर गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, वार्म होल से होते हुए अंतरामंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता या सिंगुलरिटी को समझना सुकर बनाया। तो भाई ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया गया, तो उससे पता चला गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। हमें पढ़ते हैं इसके बारे में। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों सहित किसी भी चीज के पास इससे बचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट द्रव्यमान स्पेस टाइम को ब्लैक होल बनाने के लिए विकृत कर सकता है। जब LIGO ने भौतिक रूप से 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर दो टकराने वाले ब्लैक होल द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण अंतरिक्ष समय में उतार चढ़ाव को महसूस किया। गुरुत्वाकर्षण तरंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम अंतरिक्ष समय में वक्रता युक्त सूक्ष्म लहर हैं। माना जाता है कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। इनकी परिकल्पना सन 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के परिणाम के रूप में की थी। ये देख लो भाई, LIGO आजियंट इंटरफेरोमीटर। ये भाई मेरे को नहीं आता, ये बाद में बैठ के पढ़ेंगे आराम से। व्यापक त्वरित वस्तुएं जैसे न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए तरंगों के द्वारा स्पेस टाइम। लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LIGO, हैनफोर्ड, वाशिंगटन और लिविंगटन, लुइसियाना में स्थित खगोलीय वेधशाला, जिसने 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहला प्रत्यक्ष पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहुऔषध प्रतिरोध के होने के कारण है? फर्स्ट है भाई, कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना, या फिर पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। तो भाई इसमें से कौन सा सही है? सेकंड और थर्ड सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी समय के साथ बदलते हैं, अब दवाओं का जवाब नहीं देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। AMR का उद्भव और प्रसार। आनुवंशिक परिवर्तनों के माध्यम से रोगाणु रोधी प्रतिरोधी जीव लोगों, जानवरों, भोजन, पौधों और पर्यावरण, पानी, मिट्टी और हवा में पाए जाते हैं। रोगाणु रोधी दवाओं का दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग, एक प्रजाति द्वारा दूसरे से प्रतिरोध प्राप्त करना। भारत में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR को रोकने में मदद करती है और भारतीय स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिसिन स्ट्रिप्स विद द रेड लाइन का मीडिया अभियान शुरू किया। रेड लाइन अभियान स्वच्छ भारत कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से। भाई पढ़ लेना है ये सारे के सारे। प्राय समाचारों में आने वाले Cas9 प्रोटीन क्या है? ये कितनी बार आ चुकी। लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। बात बिल्कुल सही है, यहीं पे खत्म हो जाती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। CRISPR-Cas9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके तंत्र की तुलना अक्सर कट, कॉपी, पेस्ट या सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम में ढूंढे बदले कार्यात्मकताओं से की जाती है। Cas9 का उपयोग विशिष्ट बिंदुओं पर DNA स्ट्रैंड को तोड़ने और खराब अनुक्रम को हटाने के लिए किया जाता है। क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक
रिपीट, क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग तकनीक है जो Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की नकल करती है। क्रिस्पर तकनीक में बाहर से किए नए जीन को शामिल नहीं किया जाता है। इस तकनीक के फायदे क्या हैं? तेज और सस्ता। यह डीएनए संपादन की पिछली तकनीकों की तुलना में तेज और सस्ता है। उच्च सटीकता। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने वैज्ञानिकों को गुण विकास पर अधिक नियंत्रण कर रखने की अनुमति देकर काम को सटीक बना दिया है। जीएमओ की तुलना में व्यवहार्य। CRISPR क्रिस्पर है। अच्छा, क्रिस्पर तकनीक आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जीएमओ की आलोचनाओं के खिलाफ व्यवहार्य साबित होती हैं। कृषि क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग उपभोक्ता के प्राथमिकताओं के अनुसार फसलों के आकार को अनुकूलित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता। सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट देखो भाई, ये यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रमण जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ एक टीका 1982 से उपलब्ध है। यह टीका संक्रमण को रोकने और पुरानी बीमारी और लीवर कैंसर के विकास में 95% प्रभावी है, जिसके कारण इसे पहले एंटी कैंसर टीके के रूप में जाने लगा। यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह संचरित होता है। WHO आंकड़ों के अनुसार अनुमानित 296 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे हैं, जबकि अनुमानित 58 मिलियन लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी संक्रमण है। 2020 के अंत में लगभग 37.7 मिलियन लोग HIV के साथ ही जी रहे हैं। 1.5 मिलियन लोग 2020 में विश्व स्तर पर नए संक्रमित हो रहे थे। हेपेटाइटिस सी रक्त जनित वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस है के कारण होने वाला संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। भारत में लगभग 1.2 करोड़ लोगों के हेपेटाइटिस सी से पीड़ित होने की सूचना है, जो HIV एड्स रोगियों की संख्या का 6 गुना है। हेपेटाइटिस सी इंजेक्टेबल दवाओं के उपयोग, असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, असुरक्षित इंजेक्शन प्रथाओं, बिना जांच के रक्त और रक्त के उत्पादों के संक्रमण में से फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी के विपरीत यह यौन संचरित नहीं होता है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई ज्ञात टीका नहीं है। HIV एड्स एक लेंटी वायरस है जो रेट्रोवायरस का एक वर्गीकरण है। यह HIV संक्रमण का कारण बनता है, जो समय के साथ एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम की ओर ले जाता है। इलाज इसका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। रोकथाम के प्रयास राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP, फिर UNAIDS और SDG 3.3। HIV कैसे अटैक करता है ये देख लो भाई। रेट्रोवायरस ये रेट्रोवायरस है, वायरल प्रोटीन कोटेड है। इसका RNA कोर जो है ये नॉर्मल सेल के अंदर एंट्री लेता है, फिर इसके बाद ये एनिमल सेल के अंदर इस तरीके से अपने अटैच उसकी सेल के DNA से अटैच होकर अपना संगुणन करता है और लास्ट में बहुत सारी सेल्स बनाता है, और ये वायरस एक से दूसरे में इस तरीके से ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है भाई, ये अपना पेपर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।